तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सातोरू अपनी क्लास में जाकर बैठा होता है और वो अपने आसपास देख रहा होता है कि वो अचानक इतना टाइम में पीछे कैसे आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद चुपके से वो स्कूल से भागकर अपने घर जाने लगता है क्योंकि वो अपनी मॉम से मिलना चाहता था। अब इसके बाद घर पहुंचकर वो मेन डोर को लॉक पाता है क्योंकि शायद उसकी मॉम अभी तक घर आई नहीं थी। और तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम चाबियां वहीं पर एक बॉक्स के नीचे छुपा कर रखती थी। तो वो बॉक्स हटाता है और चाबी वहीं पर होती है। वो मेन डोर खोलता है और घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाकर वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। उसे वो चीज़ें दिखती हैं जो बचपन में जिनके साथ वो खेला करता था और ये सब देख के वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम भी घर आ जाती हैं और अपनी मॉम को जिंदा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी मॉम उसका ये बर्ताव देखकर समझ नहीं पाती हैं, तो वो उससे पूछती हैं कि आखिर क्या बात है, तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो। तो सातोरू कहता है कि कुछ नहीं, उसे बस अपनी मॉम को देखकर बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद डिनर करते टाइम भी सातोरू अपनी मॉम को सॉरी बोलता है और उसकी आंखों से फिर से आंसू आ जाते हैं। और वहीं उसकी मॉम समझ नहीं पा रही होती है कि आज इसे हो क्या गया है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। इसके बाद सातोरू अपने मन में कहता है कि एक रिवाइवल है और हो सकता है कि 18 साल बाद होने वाले उसके मॉम के मर्डर का कनेक्शन इस टाइम से हो और इसीलिए रिवाइवल उसे 18 साल पीछे ले आया हो। उसे इस बार अपनी मॉम और अपने क्लासमेट्स को बचाने का एक और मौका मिला है और वो इसको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता है। इसके बाद अगली सुबह स्कूल जाते हुए सातोरू की नज़र कायो पर पड़ती है और जैसा कि आप जानते हो कायो वही लड़की है जिसका किलर ने किडनैप करके मर्डर किया था। सातोरू इसके बाद कायो पर अपनी नज़र गड़ा के रखता है। वो उसका ध्यान रखने की कोशिश करता है क्योंकि स्कूल में कायो का कोई भी दोस्त नहीं था और सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। क्लास में बैठे बैठे सातोरू नोटिस करता है कि कायो की टांग पर एक जख्म का निशान था, जैसे उसे बहुत बुरी तरीके से किसी ने मारा हो। इसके बाद लंच टाइम में सातोरू को उसके दोस्त घेर लेते हैं और सातोरू को याद आता है कि ये लोग तो उसके जिगरी यार थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम केन्या होता है वो सातोरू से पूछता है कि क्या तुम कायो को लाइक करते हो, क्योंकि उसने नोटिस किया कि आज सातोरू पूरा दिन कायो को ताड़ रहा था। और इससे पहले कि सातोरू को जवाब दे पाता उसके सारे दोस्त खुश हो जाते हैं और उसे लव गुरु बनकर एडवाइस देने लगते हैं और उसे जबरदस्ती कायो से बात करने भेजते हैं। और इसके बाद सातोरू कायो से बोल रहा होता है कि उन दोनों का घर एक ही रास्ते में पड़ता है, तो क्यों ना वो दोनों साथ में घर जाया करें। और साथ में वो उसे ये भी कहता है कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है। तो कायो उससे बोलती है कि तुम भी मेरी तरह फेक लग रहे हो, जैसे कि वो कोई बात को छुपा रहा हो और अंदर से कुछ और हो और बाहर से कोई और फिर कायो उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वहां से जाने लगती है। तभी सातोरू उसके पीछे से पैर पर एक जख्म का निशान और देखता है और उसे एहसास होता है कि कायो के मरने से कुछ दिन पहले से ही उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता आ रहा था, तभी उसके शरीर पर ऐसे चोटों के निशान हैं। और सातोरू सोच रहा होता है कि अगर वो इसके बारे में कुछ पता लगा पाए तो हो सकता है कि इस बार वो कायो की जान को बचा पाए। और हम देखते हैं कि दूर बैठा यूकी उन दोनों को देख रहा होता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल से छुट्टी के बाद सातोरू अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा होता है और उनमें से एक दोस्त पूछता है कि उसके ग्लव्स कहाँ पर हैं। तो सातोरू उसे बताता है कि वो शायद गुम हो गए हैं, जिस पर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि हो सकता है वो अपने ग्लव्स हमारे हाइड आउट पर भूल गया हो। सातोरू को याद आता है कि बचपन में उसका एक हाइड आउट हुआ करता था जहाँ पर वो अपने सभी दोस्तों के साथ जाकर खेलता था और उनसे मिलता था। तो अगले दिन सातोरू अपने दोस्तों से कहता है कि क्यों ना आज हम अपने हाइड आउट पर चलें, जिस पर उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि क्या वो भूल गया कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कुछ टाइम तक हाइड आउट पर नहीं जाएंगे। तो सातोरू अपने मन में बोलता है कि अरे यार फंस गया, और वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसके दिमाग से ये बात निकल गई थी। केन्या ये सब नोटिस कर रहा होता है और रास्ते में जब वो घर जा रहे होते हैं तो अकेले में उसे रुक कर पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक तो है, जिस पर सातोरू घबराकर हाँ बोलता है। और फिर केन्या उसे याद दिलाता है कि तुमने अब तक स्कूल मैगजीन भी नहीं पढ़ी है। इसके अगले सीन में सातोरू घर जाकर सबसे पहले स्कूल मैगजीन निकालता है और उसमें कायो का लिखा हुआ एक ऐसे पढ़ता है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो एक आइलैंड पर जाना चाहती है, एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर उसके सिवा कोई ना हो, वो अकेली हो, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले, उसकी मॉम भी ना हो। वो जो चाहे जब चाहे वहां पर कर सके, उसे रोकने वाला टोकने वाला कोई ना हो। कायो का ये ऐसे पढ़कर सातोरू को बहुत दुख महसूस होता है और उसे लगता है कि कायो बहुत दुखी रहती है, इसलिए वो सबसे अलग रहना चाहती है। और हो सकता है कायो अपनी मॉम से भी नफरत करती हो और हो सकता है कि कायो को जो जख्म है वो उसकी मॉम की वजह से ही मिले हों और इसलिए वो ऐसे आइलैंड पर जाना चाहती है जहाँ पर उसकी मॉम भी ना हो, ताकि वो अपने फ्रीडम को एंजॉय कर सके। इसके बाद सातोरू डिसाइड करता है कि वो कायो से इस बार दोस्ती करके रहेगा। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम के संग बैठकर खाना खा रहा होता है और उन्हें बताता है कि क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है तो वो अपने कुछ दोस्तों को घर पर इनवाइट करना चाहता है।
अगले दिन स्कूल से घर आते वक्त उसे ऑलरेडी पता होता है कि कायो उसे कहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि सातोरू समझ गया था कि कायो की मॉम उसे मारा करती थी और इसलिए कायो स्कूल से छुट्टी होने के बाद डायरेक्टली घर नहीं जाती थी और पार्क में थोड़ी देर अंधेरे में अकेले में टाइम स्पेंड करती थी। सातोरू पार्क के पास जाता है और इस बार उसे अकेला ना छोड़कर वहाँ उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि वो सच में उससे दोस्ती करना चाहता है। कायो उससे बोलती है कि तुम बस अच्छे बनने का ढोंग कर रहे हो, जिस पर सातोरू कहता है कि तुम सही कह रही हो, पहले मैं अच्छे बनने का दिखावा ही किया करता था क्योंकि मैं चाहता था लोग मुझे भी पसंद करें, पर ऐसा करते करते धीरे धीरे मुझे लोग सच में अच्छे लगने लगे हैं और फिलहाल मैं सच में दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ। और इसके बाद सातोरू कायो को अपना बर्थडे इनविटेशन कार्ड देकर अपने घर पर बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। ये सब देखकर कायो सरप्राइज होकर थोड़ा सा ब्लश करने लगती है क्योंकि पहली बार उसका कोई ऐसा दोस्त बना है जो उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। और उसके बाद कायो सातोरू से पूछती है कि आखिर तुम्हारे ग्लव्स कहाँ पर हैं, और सातोरू बोलता है कि शायद वो कहीं खो गए हैं। कायो के भी हाथों में ग्लव्स नहीं होते हैं और वो एकदम से अपना हाथ सातोरू के हाथों से मिला लेती है, जिसकी वजह से सातोरू एकदम से चौंक जाता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो मन में कह रहा होता है कि अपनी फीलिंग्स को काबू में रख सातोरू, तो 29 साल का एक आदमी है। और इसी के साथ वो मन में कहता है कि वो कायो के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहेगा, पर ये बात मन में बोलने की बजाय गलती से वो जोर से बोल देता है और कायो सुन लेती है और वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। इसके बाद सातोरू अपने मन में बोल रहा होता है कि उसने कायो को आखिरी बार 18 साल पहले यहीं देखा था, जिसके अगले दिन वो गायब हो गई थी और कुछ दिन बाद फिर उसकी बॉडी कचरे में मिली थी। सातोरू को इतना तो पता होता है कि कायो मार्च में गायब हुई थी, पर उसे एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी कि किस डेट पर कायो गायब हुई थी। तो सातोरू कायो के गायब होने वाले दिन का नाम डे एक्स रख देता है। सातोरू को याद आता है कि जो उसने अपने असली टाइम में आर्टिकल पढ़ा था उसमें जिन 3 बच्चों की बात हुई थी उसमें से कायो की एज 10 साल थी और बाकी दोनों की 11 साल। इसका मतलब कायो 11 साल की पूरी नहीं हुई थी, जिसका मतलब ये है कि जो डे एक्स है वो 1 मार्च से लेकर कायो के बर्थडे आने वाले दिन के बीच का कोई दिन है। और इसका मतलब ये है कि किडनैपिंग वाले दिन का पता लगाने के लिए सातोरू को पहले कायो के बर्थडे का पता लगाना होगा। और तभी सातोरू कसम खाता है कि वो कुछ भी करके कैसे भी करके कायो को बचाएगा और उसका फ्यूचर बदलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था इस एनीमे का दूसरा एपिसोड। अब ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल पर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब ये एनीमे हम पूरा करने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय और सायोनारा।